हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कर रहे हैं बेटा हम क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 12 के इंटेक्स क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर 200 के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लेते हैं भाई। ये आप देख रहे हो डायग्राम जो दिख रहा है, इसमें ये आपका क्या है, स्विच लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये एरो क्या डिनोट कर रही है कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये क्या लगा है, आपके सेल लगा हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा हुआ है। ठीक है, और ये सब क्या है, आपके मेटेलिक वायर। ठीक है, तो इन सब को जोड़ के जो आपका ये बंद क्लोज रास्ता जो बन रहा है, आपका क्लोज पाथ जो बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, वही आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो इट इज़ ए कंप्लीट या क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, एक बंद रास्ता, पूरा रास्ता जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है, करंट ट्रैवल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप इतना लिख सकते हो। अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप अपनी तरफ से कुछ और ऐड कर सकते हो। इसमें क्या ऐड करोगे कि इस सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, हम क्या क्या कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जनरली जो सिंपल सर्किट होते हैं उसमें हम क्या कनेक्ट करते हैं बेटा, स्विच। ठीक है, बल्ब, कंडक्टिंग वायर्स एंड इलेक्ट्रिक सेल या सोर्स जिससे हमें करंट मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपके सर्किट में जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, करंट की यूनिट जो होती है उसको डिफाइन करो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए करंट जो होता है इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल आई। ठीक है, और इसको मेज़र करने की यूनिट क्या होती है, अभी इसको मेज़र करने की यूनिट होती है आपकी एम्पियर, जिसका सिंबल क्या होता है, आपका कैपिटल ए। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया आपसे, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, कि आपको करंट की यूनिट जो है उसको डिफाइन करना है। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, आपको वो डिफाइन करना है। ठीक है, तो 1 एम्पियर क्या होता है भाई, आपका ये क्या है, जो आपका कंडक्टर है आप या जो वायर है। ठीक है, क्या कर रहे हो, अगर आप 1 सेकंड में, ठीक है, क्या कर रहे हो, 1 सेकंड टाइम में इसके अंदर से वन इसके अंदर से क्यू चार्ज को आप पास कर रहे हो बेटा। ठीक है, क्यू चार्ज को आप इसके अंदर से पास कर पा रहे हो, क्यू क्या आपको चार्ज डिनोट कर रहा है, क्यू होता है चार्ज का सिंबल। ठीक है, अगर आप इस कंडक्टर के अंदर से 1 कूलाम्ब चार्ज को 1 सेकंड में पास कर रहे हो। ठीक है, क्यों, क्या तो चार्ज होता है आपका। तो अगर आप इस कंडक्टर में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब चार्ज को पास कर रहे हो। ठीक है, तब जो करंट होगा उस करंट को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, द करंट व्हेन 1 कूलाम्ब चार्ज passes through a conductor in 1 second, then the current is defined as, then current will be defined as 1 ampere current, 1 एम्पियर करंट। ठीक है भाई, ये कंडक्टर है बेटा, इसके 2 एंड है, इस एंड से इस एंड तक आप क्या कर रहे हो, 1 कूलाम्ब चार्ज को 1 सेकंड में पास करवा रहे हो। ठीक है, तब जो करंट पास हो रहा है उस करंट को हम क्या बोलेंगे भाई, 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज। क्या बोला गया आपको कि 1 कूलाम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आपको वो मेजर करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम्ब चार्ज प्रेजेंट है भाई। ठीक है, तो 1 कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलाम्ब कंटेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, ये क्या हो, डिवाइड में आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻9। ठीक है, अब क्या, -19। ओके, तो अब देखो सिंपल इसको सोल्व करना है तो आप क्या करो, पहले क्या करो, 10 की, अगर आपको डिवाइड में ये सोल्व करना नहीं आ रहा, ठीक है, मुश्किल लग रहा है, तो क्या करो, जो 10 की पावर 19 है इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻19 ये हो गया प्लस में, डिवाइड में क्या बच गया आपका 1.6, 1.6 का पॉइंट हटा दो, क्या ऊपर क्या आ जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बना, 10 इंटू 10⁻19 अब डिवाइड बाई 16। ठीक है, इसको आप और सिंपल कर लो, क्या करो बेटा, इधर से एक जीरो यहाँ पे ले आओ, क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 100 डिवाइड बाई 16 इंटू क्या हो गया, यहाँ से एक चला गया तो क्या हो गया, 10⁻18 बन गया। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करो तो क्या बनता है आपका
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 1 कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, ठीक है। क्या बोलता है कि ऐसे डिवाइस का नाम बताओ जो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को बना के रखता है, ठीक है। कौन सा डिवाइस होता है, देखो क्या होता है, ये आपका कंडक्टर है, क्या है बेटा आपका ये कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में क्या करता है, करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो किसकी वजह से करता है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ भागेंगे तब क्या होगा, कंडक्टर, तभी हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन हो रहा है चार्ज का, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया, मान लो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे 5 वोल्ट का, यहाँ पे 2 वोल्ट का, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं कहाँ से, लो पोटेंशियल की तरफ से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करते हैं, लो से हाई की तरफ। तो यहाँ पे लो है, यहाँ पे क्या है, हाई, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, यहाँ से यहाँ भागेंगे, ठीक है। कब भागेंगे, जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक सेल जो है, इलेक्ट्रिक जो वो करंट देगा, ठीक है। अब जब इसने देख लिया कि यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, इस साइड से इस साइड फ्लो कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि जो करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है फ्लो की। तो करंट क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन से इधर फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया किसने किया बेटा, ये इलेक्ट्रिक सेल ने, या जो ऐसा डिवाइस जो आपको करंट दे रहा है वो क्या करेगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। तो कौन सा डिवाइस होगा सर्किट में, इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी जो होगी वो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, और या डायरेक्ट सोर्स बोल सकते हो, सोर्स ऑफ करंट मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन कंडक्टर, अक्रॉस कंडक्टर या इन कंडक्टर, ठीक है। कौन होगा बेटा, सेल, बैटरी, ये करेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, ठीक है। आप कब बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका 1 वोल्ट है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आ गए हैं आपके, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ये है पेज नंबर 202 पे, यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 202 के क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, आप कब बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका कंडक्टर है भाई, ये क्या आपका कंडक्टर, मान लो कोई भी वायर है या कोई भी डिवाइस है, ये कंडक्टर है आपका, ठीक है। जब क्या हो रहा है, इसके इस एंड से इस एंड तक, ठीक है, आप 1 कूलाम चार्ज को ट्रैवल कराने के लिए 1 जूल वर्क कर रहे हो, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। 1 कूलाम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करवाने के लिए आप 1 जूल वर्क कर रहे हो, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है देख लो, व्हेन 1 जूल वर्क, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम 1 point to another, 1 point to other, then potential difference is 1 volt, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें 2-3 बातें आपको सीक्रेटली बोली गई है। फर्स्ट क्या बोला गया, ईच कूलाम, ठीक है। ईच कूलाम का मतलब क्या बोला गया है भाई, आपको पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, वी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 वोल्ट दे रखी है, सॉरी चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा आपको, क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, ठीक है, 1 कूलाम दे रखी है। और क्या बोला हुआ है, ए 6 वोल्ट बैटरी मीन्स वी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 6 वोल्ट बैटरी, वी 6 वी दे रखा है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, एनर्जी कितनी देनी होगी, ठीक है, या कितनी दी गई है वो पूछा है, ठीक है। एनर्जी को हम क्या करते हैं, वर्क से भी रिलेटेड करते हैं, एनर्जी जो होती है उसको हम क्या मानते हैं, वर्क डन भी मानते हैं, ठीक है, या वर्क डन को हम एनर्जी से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें इट मीन्स आपसे क्या पूछा गया है, वर्क डन ही पूछा गया है यहाँ पे, कि वर्क डन क्या होता है, ठीक है। तो वर्क डन निकालने के लिए आपको पहले क्या होता है, फॉर्मूला बताना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है भाई, बहुत सिंपल फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है बेटा, वर्क डन, क्यू क्या है, चार्ज, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है या एनर्जी निकालनी है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बन जाएगा, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 1 इंटू, और वी की वैल्यू क्या है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 क्या पूछा आपसे, हाउ मच एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, तो क्या बनेगा 6 जूल एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 209 पे फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, ठीक है। कि एक वायर है आपका, एक कंडक्टर है बेटा, ये वायर है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करता है तो ये वायर क्या करता है, उसको अपोज करता है, ठीक है। अपोज करता है तो उस अपोज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस। देखो होता क्या है कि ये जो डिवाइस है आपका, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये बेटा क्या आपका कंडक्टर। तो जैसे ही हमने सेल ऑन किया, इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपकी तरह सिंसियर तो नहीं है कि जैसे आप प्रेयर करते हो, प्रेयर करने के बाद क्लास में जाते हो, लाइन वाइज जाते हो, आप असेंबली में जाते हो या वैन में जाते हो, कहीं भी जाते हो, ठीक है, लाइन से जाते हो, आप सीक्वेंस फॉलो करते हो। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन आपकी तरह नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो वो क्या होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ, कोई, तो आपस में क्या करते हैं, टक्कर मारते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा कोलिजन होता है, बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है। उस कोलिजन की वजह से ही क्या होता है बेटा, अपोज आ जाता है, ठीक है। तो ये वायर क्या करेगा, उसको अपोज कर, तो इसमें ये वायर क्या करेगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या करेगा, ये अपोज करना स्टार्ट कर देगा। इसी अपोज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब आपसे पूछा गया कि ये जो अपोज हो रहा है, कभी किसी में, किसी वायर में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, ठीक है, किसी का रेजिस्टेंस कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, भाई किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। जिस बच्चे को भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है वो इसका आंसर आसानी से कर सकता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ दी वायर, ए क्या है बेटा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया मीन्स थिकनेस कितनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखो हम लिख लेते हैं वन बाय वन, क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है आपका, देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर की जितनी लेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। इसमें आप आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको दिख रहा है। आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हो इसको, देखो R इज इक्वल टू क्या है, L लिखा हुआ है, मतलब जितनी L की वैल्यू बढ़ेगी उतना R बढ़ेगा, जितना R बढ़ेगा उतना L बढ़ेगा, ठीक है। यही मतलब हो ना इसका, इक्वल टू होने का मतलब क्या है, सेम सेम है, इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू है, ठीक, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या है, प्रपोर्शनल है, ठीक है, इज प्रपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एज, इसका मीन्स क्या है, एज लेंथ ऑफ, एज लेंथ इंक्रीजेज, लेंथ इंक्रीजेज रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, इसमें आपको और क्या दिख रहा है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया कहाँ है आपका, डिनोमिनेटर में, आर कहाँ है आपका बेटा, न्यूमरेटर, मतलब क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा जुड़ा हुआ, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसको हम थिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम थिकनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, थिकनेस। तो क्या दिख रहा है आपको बेटा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो क्या क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एज एरिया इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, ठीक है भाई। चलो थर्ड पॉइंट, और किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर जो बने हैं वो किस मटेरियल के बने हैं, क्या वो अलॉय है, क्या वो प्योर मेटल का है, क्या वो नॉन मेटल का है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। फोर्थ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ
कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे क्या आपने क्या किया, कंडक्टर हीट दी, ठीक है। हीट देते जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या मिला, उनको भी एनर्जी मिली। हीट एनर्जी मिलते क्या हो गया, उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वो क्या होंगे, इधर उधर जोर से भागेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा उनकी स्पीड से भागेंगे उतना ज़्यादा क्या करेंगे बेटा, वो कोलिजन करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लो रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा क्या होगी आपकी करंट कम पास करेगा, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल। क्या पूछता है आपसे कि जो करंट फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है, एक थिक वायर है, एक थिन वायर है, पतला है, एक मोटा है, ठीक है, तो क्या दोनों में से किस में से करंट ईजिली पास करेगा, ठीक है। दो वायर है, एक थिक है एक थिन है, इन दोनों में से किस में से करंट पास ईजिली करेगा। देखो भाई क्या कर, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। क्या है कि जो आपका जो रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इनवर्सली मतलब उल्टा है, ठीक है। एज एरिया एरिया इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज डिक्रीजेज एंड क्रॉफ एंड करंट फ्लो इजली, एंड करंट क्या होगा इजली, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस बात से आप आसानी से समझ सकते हो भाई कि जो मोटा वायर जो है, जिसकी मोटाई क्या है ज़्यादा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है जिसका ज़्यादा, उसके अंदर से करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो करेगा। सो करंट विल करंट विल करंट विल पास इजली थ्रू थिक वायर ड्यू टू लो रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। चलो क्या बोला हमने कि रेजिस्टेंस और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, थिकनेस होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर एरिया क्या होगा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा आपका डिक्रीज करेगा, मतलब वायर की मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो को क्या अपोज करता है, ठीक है। तो जैसे मोटाई बढ़ी तो रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब अपोज कम हो गया, मतलब करंट क्या आसानी से यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मोटे वायर के अंदर से करंट क्या होगा आपका इजिली ट्रैवल कर पाएगा एज कम्पेयर टू थिन वायर, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है आपसे, लेट आर रिमेन सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज टू हाफ ऑफ द फॉर्मर वैल्यू, वट चेंज विल ओक्यूर इन करंट। क्या बोला गया है आपसे कि रेजिस्टेंस जो है आपको ने क्या रखा है, सेम रखा है, आर इज कांस्टेंट, क्या बोला हुआ है, आर इज कांस्टेंट, ठीक है, आर इज कांस्टेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज टू हाफ। लेट पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, लेट इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग इसका करंट क्या हो जाएगा, देन I1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, V1 अपॉन R, ठीक है। ये कहाँ से आया, V इज इक्वल टू IR से आया है ये इक्वेशन, ठीक है। I निकालना तो R को हम इधर ले जाएंगे, V अपॉन R बन जाएगा, ठीक है, V अपॉन R हमने बना लिया। ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस में क्या बोला गया है कि आपका R जो है वो सेम है, ठीक है। तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R आपका सेम है, क्या बोला गया, V को आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। तो V2 क्या बन गया बेटा आपका 1/2 इंटू V1 का हाफ कर दिया आपने। अब आपसे क्या पूछा गया है, देन कैलकुलेट करंट, करंट क्या होगा, I2 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R होता है, V2 अपॉन R लिख दो। तो V2 की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू V1 डिवाइडेड बाई क्या है आपका R, क्या बनेगा 1/2 अपॉन R इंटू V1, ठीक है। अब 1/2 को अलग ले लो और V1/R को अलग ले लो। अब इसको आप ध्यान से देखो भाई, V1/R किसकी वैल्यू है बेटा, V1/R किसकी वैल्यू है, I1 की वैल्यू है। तो आप क्या करो, I1 की जगह पे क्या पुट कर दो आप, सॉरी V1 अपॉन R की जगह पे क्या पुट कर दो आप, I1 पुट कर दो। तो क्या बनेगा 1/2 इंटू V1, ठीक है। तो क्या होगा, न्यू करंट जो है वो क्या दिख रहा है आपको बेटा, इनिशियल करंट का हाफ है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, करंट विल रिड्यूस टू इनिशियल करंट विल रिड्यूस टू initial current will reduce to half of the value, reduce to half of initial value,
ठीक है भाई। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, द करंट विल बी हाफ टू इनिशियल वैल्यू। ठीक है, करंट विल रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल कर दो, आप क्या करोगे, करंट विल रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाई आर कोयल्स ऑफ ए टोस्टर एंड आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका बेटा फिर से रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से है। क्या बोलते हैं कि टोस्टर और आयरन की जो जो होते हैं कोयल्स, जिसमें आप देखते हो वायर देखते हो, वो अलॉय के बने होते हैं, ना कि प्योर मेटल के। ऐसा क्यों होता है भाई? यहाँ से जो मेन जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है, रेसिस्टिविटी का है, रो रेसिस्टिविटी का है। ठीक है, रेसिस्टिविटी जो होती है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल के हिसाब से। ये क्या होती है भाई, ये जो मेटल्स में होती है वो बहुत ही लेस होती है। ठीक है, अलॉयज़ में क्या होती है, हल्की सी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल, और नॉन मेटल में बहुत ज़्यादा होती है, हाइयर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि मेटल में बहुत कम होती है। मतलब ये जो आप देख रहे हो डिवाइस, टोस्टर है, आयरन है, ये सारे किस पे वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। जब करंट पास होगा तब ये गर्म होंगे, और गर्म होने के बाद क्या करते हैं, ये हमारा जो हमें काम चाहिए उनसे वो काम करते हैं। ठीक है, जब कोई भी डिवाइस है वो गर्म कब होता है भाई, बार बार करंट पास करा उसे। ठीक है, और उसके अंदर वायर जो है उसके अंदर क्या है, रेसिस्टिविटी है, क्या है, अच्छी खासी क्या है उसमें रेसिस्टिविटी है। तब क्या होगा, वो करंट को अपोज करेगा वायर, कंडक्टर। ठीक है, तभी क्या होगा, आपका करंट जो वायर है, वो जो कंडक्टर है वो हीटअप होगा, तभी ये डिवाइस आपके वर्क कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मेटल्स जो होते हैं, प्योर मेटल्स, ठीक है, उनमें रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, कम होती है। इट मीन्स कि उनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब क्या, उनमें हीटिंग भी क्या होगी आपकी, कम होगी। जितनी हीटिंग हमें चाहिए ब्रेड को सेकने के लिए या कपड़े को प्रेस करने के लिए, उतनी हम उसको मिल नहीं पाएंगे, तो उस पर ये काम नहीं करते। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलॉय का यूज़ करते हैं। अलॉय की रेसिस्टिविटी हल्की सी क्या होती है, इनसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटल। ठीक है, तो इनमें जो करंट का फ्लो है उसको रोकने की पावर की ज़्यादा होगी, तो इसमें हीटिंग भी क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा मिलेगी, जो हमारे लिए जो हमारे लिए अच्छी है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, प्योर मेटल जो होता है वो गर्म होकर, उनके वायर जो है गर्म होकर क्या होते हैं, मान लो गर्म, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उनका कम होता है। ठीक है, अलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है आपका, हाई होता है, तो वो पिघलते भी नहीं है जल्दी से। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी, ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी alloys are used in place of pure metal, so that we get desired heating, and also melting point of alloys is higher than pure metal, due to which coils do not did not melt did not melt on heating, कि कोयल्स है जो हीटिंग होने की वजह से वो मेल्ट भी नहीं होती, तो आपका डिवाइस जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। एक ये भी फ़ायदा है।